नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में, जहां भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 6 खाली सीटों पर चुनाव की अधिसूचना अब जारी कर दी है। 20 दिसंबर को चुनाव होंगे और उसी दिन नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश की 3 सीटें हैं, उड़ीसा, हरियाणा और पश्चिम बंगाल की एक सीट पर चुनाव होंगे। तो वहीं प्रदेश में राज्यसभा की खाली हुई 1 सीट के लिए चुनाव प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई। अब सस्पेंस इस बात पर बना हुआ है कि बीजेपी इस 1 सीट के लिए किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। पहले से ही मौजूदा आधा दर्जन लॉबिंग कर रहे नेताओं में अब पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का नाम भी जुड़ गया। नामांकन की आखिरी तारीख 10 दिसंबर है और फैसला 20 दिसंबर को होना है। अब सवाल यह है कि टिकट किसको मिल सकता है और कौन राज्यसभा जा सकता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का टोटल टीवी में बहुत स्वागत है। लेकिन आगे चर्चा करेंगे उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। सियासत में सब्र और इंतजार भी जरूरी होता है। कांग्रेस अपने नेता प्रतिपक्ष के लिए अटकी हुई है। महाराष्ट्र में नए सीएम का इंतजार लंबा हो रहा है। इधर प्रदेश में राज्यसभा की एक खाली हुई सीट के लिए बीजेपी में भी करीब आधा दर्जन नेताओं की लॉबिंग तेज हो गई है। हर कोई राज्यसभा में 4 साल के लिए अपना रुतबा बनाना चाहता है। बहरहाल मंगलवार को राज्यसभा की एक खाली सीट के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई। 10 दिसंबर नामांकन की आखिरी तारीख है। 11 को नामांकन की छटाई, 13 को नाम वापसी। जरूरत पड़ी तो 20 दिसंबर को वोटिंग कराई जाएगी। वो इसलिए कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास संख्या बल ना होने के कारण वो शायद पीछे हट जाए। 24 दिसंबर को चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कोई हमारी कांग्रेस की तरफ कोई लड़ाई होने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने टिकटों के बंटवारे में देख लिया। लास्ट जिस दिन नॉमिनेशन फाइल था उस दिन फाइनल लिस्ट जारी की थी और हमने स्टार्टिंग में कर दी थी। तो इसलिए हमको देरी, जो नाम आएगा वो जाकर नॉमिनेशन फाइल कर देगा। मुझे नहीं लगता कोई उनके सामने कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा। तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का ही राज्यसभा में कैंडिडेट जाने वाला है। अब ये जानना दिलचस्प है कि पार्टी किसे राज्यसभा में भेजेगी। यहाँ भी सब्र और इंतजार हो रहा है। चर्चाओं और वरीयता की बात करें तो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का नाम सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर लगातार लॉबिंग कर रहे पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई, फिर सुनीता दुग्गल और करनाल की अपनी लोकसभा सीट मनोहर लाल के लिए छोड़ने वाले पूर्व सांसद संजय भाटिया भी उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि मोहनलाल बड़ोली राज्यसभा में चले जाते हैं तो उनका पद भी खाली हो जाएगा। राज्यसभा की सीट कृष्णलाल पवार के इसराना से विधायक चुने जाने और नायब मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद खाली हुई है। फिलहाल तो बीजेपी में खाली हुई एक राज्यसभा सीट के लिए जोर आजमाइश चल रही है, पर ये बीजेपी है। निशाना किधर से और किस पर लगाए कोई नहीं जानता। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देवेंद्र जी आपके पास आएंगे, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि कृष्णलाल पवार के विधायक बनने के बाद से ये जो सीट है वो रिक्त पड़ी हुई है। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सस्पेंस इस सीट पर बरकरार है कि राज्यसभा किसको भेजा जा सकता है, क्योंकि 8 नेता यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं और सबके नाम एक बार आपसे जान लेंगे कि किस तरह से है। देखिए जया, पहली बात तो ये है कि बीजेपी के लिए पूरी तरह से ये सीट उन्हीं की है। उन्हीं का उम्मीदवार जाएगा राज्यसभा में। 4 साल का कार्यकाल बकाया है। कृष्ण पवार जब राज्यसभा में भेजे गए थे, 2019 का विधानसभा चुनाव हारे थे, उनको मुख्य धारा में रखने के लिए, क्योंकि जिस समाज से वो आते हैं एक बड़ा वोट बैंक है जी। और वैसे भी कृष्ण पवार एक ऐसे नेता हैं जो बहुत नरम स्वभाव के और लोकप्रिय हैं। तो पार्टी उनको मुख्य धारा में रखना चाहती थी, क्योंकि आगे मई के मोदी जी वाले चुनाव थे, अक्टूबर में विधानसभा थे, लिहाजा उनको राज्यसभा में भेजा गया था। लेकिन आप देखिए बीजेपी ने राज्यसभा के सदस्य कृष्णलाल पवार को विधानसभा चुनाव लड़वा दिया। उनको लगता था कि चूंकि सरकार हरियाणा में बनानी जरूरी थी बीजेपी की, तो उस वजह से उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया और वो जीत गए, अच्छे मार्जिन से जीते हैं। मुकाबला हालांकि कड़ा था लेकिन जीत गए। फिर उनको मंत्री बना दिया गया।
अब जिस तरीके से कृष्ण पवार को राज्यसभा से विधानसभा में लाई, मंत्री बनवाया, अब 7 से 8 लोग हैं, किनको किसी एक को भेजना है राज्यसभा में। बीजेपी की मर्जी है, बीजेपी के बड़े 2 नेता जानते हैं, लेकिन लाइन में तो बहुत सारे लोग हैं, लॉबिंग करे। कुलदीप बिश्नोई कहां कहां मिल आए, पहले कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री से मिले थे, अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले, मनोहर लाल जी से मिले। मतलब उनका मंतव्य ये है कि उनको मुख्य धारा में लाया जाए, क्योंकि उनका बेटा भी चुनाव हार गया। कभी वो इस प्रदेश की सियासत में सीएम कैंडिडेट थे, कांग्रेस में भी थे और जब अपनी पार्टी चला रहे थे तब भी, लेकिन उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने शायद उनको ये वायदे भी याद दिलाए होंगे जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। तो कुलदीप बिश्नोई का भी नाम है, लेकिन ज्यादा संभावना और ज्यादा चर्चा और ज्यादा मेरे को लगता है शायद यही हो सकता है कि मोहनलाल बड़ोली, जिन्होंने राई की सीट छोड़ी थी, कृष्णा गहलावत को पार्टी ने चुनाव लड़वाया और उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी और बतौर प्रदेश अध्यक्ष बहुत मेहनत की, भागदौड़ की, तीसरी बार सरकार बनी है और मेरे को लगता है ये उनको इनाम पार्टी देगी। 1 नंबर पे उनका नाम चल रहा है मेरे हिसाब से, जो सूत्र बता रहे हैं। दूसरी बात ये, नाम किन किन के हैं, मोहनलाल बड़ोली है, जैसा हमने रिपोर्ट में बताया, मोहनलाल बड़ोली है, कुलदीप बिश्नोई भी कोशिश कर रहे हैं, संजय भाटिया भी हैं, सुनीता दुग्गल भी हैं। नया नाम जो आज जुड़ा है वो बनवारी लाल का है। बनवारी लाल चूंकि 2 बार मंत्री थे, राव इंद्रजीत के करीबी हैं, बावल से सुरक्षित सीट से हैं, दोनों बार मंत्री रहे, छवि उनकी साफ रही है, लेकिन उनकी टिकट काटी गई थी। दूसरा, वो दलित समाज से आते हैं। तीसरा ये कि 2 केंद्रीय मंत्रियों के खास हैं, मनोहर लाल के और राव इंद्रजीत के, तो संभावना उनकी भी बन रही है, शायद उनको भी ये भेजा जाए तो फिर मोहनलाल बड़ोली या तो प्रदेश पद पर रहेंगे या आगे क्या होता है बात की बात है, लेकिन किसी एक को राज्यसभा में जाना है। और मेरे को लगता है बनवारी लाल के मैदान में आने से वो भी अब मजबूत नजर आ रहे हैं। हालांकि मोहनलाल बड़ोली के चांसेस ज्यादा हैं। मोहनलाल बड़ोली को अगर राज्यसभा भेजा जाता है तो संजय भाटिया का नाम चल रहा है कि शायद प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि वो भी बहुत देर से इंतजार है, उनको होल्ड पे रखा गया है कि उनको भी मुख्य धारा में रखना जरूरी है, संगठन में मजबूत पकड़ है। मनोहर लाल जी के लिए अपनी सीट छोड़ी, तो कुल मिला के किसी एक को भेजना, लेकिन बीजेपी जिसको भेजेगी बीजेपी का वो सदस्य होगा, क्योंकि कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है किसी तरह की चुनौती पेश कर सके। और भूपेंद्र हुड्डा ने तो आज भी कहा है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, वो अनिच्छा जाहिर कर रहे हैं, एक तरह से खुली छोड़ रहे हैं सीट। बीजेपी की मर्जी है, जिस पर हाथ रखेगी बीजेपी वो राज्यसभा का सदस्य बनेगा। बिल्कुल महेश, लेकिन इस पर जो राज्यसभा की ये सीट है वो एससी कोटे से रिक्त हुई है और सबसे रोचक तथ्य ये भी है कि इस सीट के लिए पहले से ही बिश्नोई, ब्राह्मण और दूसरे जो दलित चेहरे हैं और जाट वर्ग है इस पर लगातार लॉबिंग कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी की भी दावेदारी नहीं है। जिस तरीके से मोहनलाल बड़ोली का बयान सामने आया था कि जिसकी भी दावेदारी की और जिसका भी अखबार में नाम छपा और जिसका भी नाम मीडिया में सुर्खियों में आया, समझिए उसका नाम कट चुका है। तो ऐसे में ये तो मानकर चलिए कि कोई भी दावेदारी नहीं कर रहा है। अगर कुलदीप बिश्नोई तमाम नेताओं से मुलाकात करके आए हैं तो कहीं किसी बयान में उन्होंने ये नहीं कहा, किसी प्रेस नोट में उन्होंने ये नहीं कहा कि वो दावेदारी करने गए थे और राज्यसभा के लिए वो भी दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी में दरअसल ये परंपरा नहीं है कि किसी भी तरह की दावेदारी वो कर पाए। और यहां जहां तक राज्यसभा की बात है तो यहां ये माना जा सकता है कि अनुसूचित जाति के किसी नेता को राज्यसभा तक भेजा जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक कयास है, कोई नहीं जानता। खुद मुझे लगता है कि शायद नायब सिंह सैनी को भी इस बात की जानकारी नहीं होगी कि किसका नाम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से तय किया जाएगा। और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भी कौन है, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 को पता है, तीसरे को शायद ही किसी तरह की कोई जानकारी हो। जब उन्हें उनकी तरफ से जानकारी नीचे दी जाएगी तभी नायब सैनी तक जानकारी आएगी और उसी के बाद नाम तय कर दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि हरियाणा से ही हो सकता है कि हरियाणा से बाहर से भी किसी नेता को ये जो है पद दिया जा सकता है, राज्यसभा का जो सदस्य है वो बनाया जा सकता है। वजह क्या है? वजह यह कि अगले 5 सालों तक, करीब 5 सालों तक यहाँ ना तो लोकसभा का चुनाव आना है और ना ही विधानसभा का चुनाव आना है। तो ऐसे में ये बेहद सुरक्षित माहौल है और ऐसे माहौल में किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी के लोग आसानी से कर सकते हैं। केंद्रीय नेतृत्व अगर किसी को भी मुख्य धारा में लाना चाहता है और वो हरियाणा प्रदेश से भी नहीं है तो ऐसे में ये आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगा कि ऐसे वक्त में किसी को भी हरियाणा से राज्यसभा की टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारकर और आसानी से जो है राज्यसभा के जरिए केंद्रीय मंत्रिमंडल तक लाया जा सकता है। तो ये बेहद कह सकते हैं कि शॉर्टकट रास्ता है और इसमें किसी भी तरह का किंतु परंतु नहीं है। ना तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश का कोई नेता इस बात की दावेदारी कर सकता है, ना ही
कर रहा है। तो ऐसे में अब ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में भी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकाधिकार है कि वो किसे तय करेंगे, किसका नाम फाइनल करेंगे और वही राज्यसभा तक जाएगा। बिल्कुल वीरेंद्र, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने तो साफ कर दिया है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगी क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं है, यानी कि जो भी बीजेपी की तरफ से, आलाकमान की तरफ से जिस पर हाथ रखा जाएगा उसका ही निर्विरोध चुनाव हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के पास संख्या बल है भी नहीं और कांग्रेस प्रयास भी नहीं करेगी, उम्मीदवार भी खड़ा नहीं करेगी, सांकेतिक रूप में भी खड़ा नहीं करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, मतलब उसका एक बिल्कुल स्पष्ट गणित समझा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए अपनी रणनीति बनाएगी, उसी को जो राज्यसभा में भेजेगी। प्रोफेसर रामविलास शर्मा का नाम भी चर्चा में चल रहा था, लेकिन वो 73 वर्ष के हो चुके हैं और इस समय जो मोहनलाल बड़ौली हैं वो 63 वर्ष के हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, कोई कुशल वक्ता भी नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उनको भेजेगी। भारतीय जनता पार्टी उसे राज्यसभा में भेजेगी जिससे कोई पार्टी अपनी मजबूती, अपनी उपयोगिता उसके लिए सिद्ध कर सकती है। जैसे अब दिल्ली में चुनाव होने हैं तो भारतीय जनता पार्टी किसी सिख को भी भेज सकती है, राज्यसभा में भेज सकती है, क्योंकि ये परंपरा रही है। भारतीय जनता पार्टी 2 बार जो है हरियाणा से बाहर के लोगों को जो है हरियाणा से राज्यसभा में भेज चुकी है। एक बार दुष्यंत गौतम को भेजा गया था, एक बार सुरेश प्रभु को भेजा गया था। तो ये संभावना भी बनती है भारतीय जनता पार्टी किसी खिलाड़ी को भी भेज सकती है। ये जितने चर्चित नाम है, चाहे कुलदीप बिश्नोई है, कुलदीप बिश्नोई तो अभी उनका काफी राजनीतिक जीवन पड़ा है। संजय भाटिया जो है 57 वर्ष के हैं, तो उनके लिए भी काफी राजनीतिक अभी संभावनाएं मौजूद हैं। तो वो संगठन से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यसभा में भेजने का जोखिम नहीं लेगी, उनकी क्षमताओं का संगठन में उपयोग करेगी। तो इसलिए, हालांकि सुधा यादव भी हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की सदस्य भी हैं, सुनीता दुग्गल का नाम भी चर्चा में आ रहा है। और देखिए जो 2 सीटें हैं, जो किरण चौधरी की है और रामचंद्र जांगड़ा की है, ये 2026 में रिक्त हो जाएंगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है अभी इसका तो 4 वर्ष का कार्यकाल है, तो ऐसे किसी शख्स को भेजेगी जिसका पार्टी के लिए उपयोग हो, भविष्य के लिए रणनीति में उसका उपयोग हो। तो ऐसे में कई तरह की संभावनाएं बनती हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और रणनीति को आसानी से समझा नहीं जा सकता। बिल्कुल देवेंद्र, लेकिन इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि बीजेपी कब तक अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर नामांकन की जो तारीख है वो 10 दिसंबर बताई जा रही है और जिस दिन चुनाव होना है और नतीजे सामने आने हैं वो 20 तारीख, यानी कि जब भी उम्मीदवार बीजेपी घोषित कर देती है, नाम सामने आ जाएगा, तय तो उसी दिन हो जाएगा कि कौन राज्यसभा सीट का हकदार है। देखिए जय, आज 3 तारीख है, 10 तारीख लास्ट डेट है, मतलब 1 हफ्ते का टाइम है नामांकन भरने का। अगर कांग्रेस या कोई और दल भी भरना चाहे तो 1 हफ्ते का टाइम देना होता है। तो आज 3 तारीख को अधिसूचना जारी हुई है और अशोक कुमार मीणा जो सीनियर IAS ऑफिसर है उनको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया अभी शाम को ही। अशोक कुमार मीणा रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे, सीनियर IAS है। तो अब बीजेपी को तय करना है कि किसी एक को भेजना है, क्योंकि कांग्रेस सामने ला नहीं रही। 10 तारीख लास्ट डेट है नामांकन की। अगर कोई दूसरा नामांकन दाखिल नहीं होता तो निर्विरोध घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि मुकाबला ही नहीं रहेगा ना। तो अब बीजेपी को तय करना है। बीजेपी को कई चीजें डिसाइड करनी है। उधर महाराष्ट्र का CM कौन हो, वहां थोड़ी सी खींचतान चल रही है। 5 तारीख शपथ ग्रहण की तो डेट फिक्स कर दी है, मुकर्रर कर दी, लेकिन अभी सरकार में कौन होगा, किसकी क्या भूमिका होगी, कितने डिपार्टमेंट किसको मिलेंगे, वो अभी मामला अटका हुआ है। और दूसरा एक चीज और, सदस्यता अभियान चल रहा है आजकल हरियाणा में। 50 लाख का टारगेट रखा गया था। कई काम बीजेपी के एक साथ चल रहे थे। सरकार बननी थी 1 महीना 1.25 महीना पहले, सरकार तो बन गई। सदस्यता अभियान के जरिए 50 लाख नए सदस्य जोड़े जाने थे। आज तक की बताऊं तो अभी 50% भी टारगेट पूरा नहीं हुआ है। 50 लाख का टारगेट था, लेकिन 23-23.5 लाख बने हैं और गुरुग्राम नंबर 1 पे सदस्यता अभियान में। अब पार्टी के बड़े नेताओं को यह कहना पड़ रहा है कि पद या निकाय चुनाव में टिकट उसी कार्यकर्ता या नेता को दी जाएगी जिसका सदस्यता अभियान में सबसे योगदान अच्छा होगा और ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएगा। तो एक कंडीशनल हो गया है कि सदस्यता अभियान भी थोड़ा सा अभी वो अटका हुआ है मामला। अभी 23 लाख के आसपास बने, 50 लाख का टारगेट था, एक बार डेट भी बढ़ाई जा चुकी है। तो सदस्यता अभियान भी चल रहा है। महाराष्ट्र वाला मसला भी बीजेपी के बड़े नेताओं को करना है, इधर राज्यसभा वाला भी है, क्योंकि राज्यसभा में किसको भेजना है, कौन कैंडिडेट होगा, वो इन बड़े नेताओं को तय कर रहे हैं जो दिल्ली में बैठे हैं। वो हरियाणा वालों का काम नहीं है। तो एक साथ सेंट्रल लीडरशिप को कई मुद्दों पर विचार करना पड़ा है। आज अधिसूचना जारी हुई है, लेकिन 10 तारीख तक टाइम है, 10 तक नामांकन दाखिल करना है। अगर बीजेपी के अलावा कोई और कैंडिडेट नहीं आता तो निर्विरोध घोषित कर दिया जाएगा। तो अभी परिस्थितियां पूरी तरह से सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर
बीजेपी के पक्ष में है, बीजेपी के अनुकूल है। बीजेपी जो फैसला करेगी किसी को कोई आपत्ति या कोई किसी तरीके का वो नहीं होगा। तो लेकिन फैसला दिल्ली के लेवल पर होना है, चाहे राज्यसभा किसको भेजना है, चाहे महाराष्ट्र का मसला है, सदस्यता अभियान चल रहा है, आगे जो भी कुछ करना है वो सारे निर्देश, दिशा निर्देश दिल्ली से आने हैं। तो एक साथ कई काम है, शायद इस वजह से अभी 2-3 दिन 4 दिन और निकल जाए ये इंतजार करने में कि राज्यसभा में किसको भेजा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल महेश्वर जी, लेकिन इस पर जिस तरह से देखें कि जिस तरह से किरण चौधरी को भी निर्विरोध चुना गया था, तो इस बार कितनी उम्मीद लग रही है, क्योंकि कांग्रेस ने तो साफ तौर से हाथ खड़े कर दिए, और अगर कांग्रेस ने साफ तौर से मना कर दिया कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, तो आगे की जो रणनीति है कांग्रेस की वो क्या कुछ रह सकती है? देखिए, कांग्रेस को लेकर तो हर बार हमने यही कहा कि अभी तो अंदर का तूफान आना बाकी है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुना जाना है और यहाँ बहुत बड़ा संग्राम जो है कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा उदय भान का परफॉर्मेंस भी सवालों के घेरे में है, तो ऐसे में यहाँ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष को भी बदलने की बात है। इससे पहले लगातार ये बात कही जा रही थी कि चुनावों में बिजी होने की वजह से, दूसरे राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं उनमें व्यस्तताओं की वजह से केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का वो फैसला नहीं कर पा रहा है। जैसे ही समय मिलेगा उसके बाद हरियाणा प्रदेश का फैसला कर दिया जाएगा, लेकिन अब चूंकि समय मिल चुका है तो ऐसे में अब फैसला तो करना ही पड़ेगा। उदय भान को बदलना है या नहीं बदलना, उन्हें उस कुर्सी पर बैठाए रखना है या नहीं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जो हरियाणा विधानसभा में चुना जाना है वो कांग्रेस पार्टी को चुनना है। अभी तो कांग्रेस पार्टी के भीतर तूफान आना बाकी है, और आसानी से समझा जा सकता है अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि उनके पास संख्या बल नहीं है, तो फिर किसके पास संख्या बल है? निर्विरोध चुना जाना तय है, 100% तय है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी अगर अपना कैंडिडेट सामने नहीं उतारते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में उतारने की कोई संभावना कांग्रेस पार्टी की तरफ से नजर भी नहीं आ रही, तो कोई दूसरा ऐसा राजनीतिक दल नहीं है कि जो अपनी दावेदारी राज्यसभा को लेकर सामने रख सके, नामांकन दाखिल कर सके। निर्विरोध चुना जाना तय है। कांग्रेस पार्टी काफी अक्षमताओं के साथ खड़ी है, ना तो संगठन का ऐलान कर पाई, ना नेता प्रतिपक्ष तय कर पाई। उदय भान को लेकर बदलना है या बनाए रखना ये तय नहीं हो पाया। अगर बदलना है तो किसे इस कुर्सी पर बैठाया जाए ये तय नहीं हो पाया। तो तमाम सवालों के साथ कांग्रेस पार्टी अभी खड़ी है, और अंदर का तूफान आना कांग्रेस पार्टी में अभी बाकी है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से देखिए अगर विधानसभा चुनाव की हम बात कर ले तो कांग्रेस का जिस तरह से समिति को लेकर भी पूरी तरह से गठन नहीं हो पाया था, तमाम जो चीजें थी कांग्रेस में उथल पुथल देखने को मिली थी। इस बार भी राज्यसभा से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इससे पहले किरण चौधरी के बारे में भी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि संख्या बल नहीं है। कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे घसीटती हुई कांग्रेस नजर आ रही। जितनी मजबूती से आज से अगर 10 साल से ज्यादा समय के पहले की बात करें, 12 साल पहले की, तो यहाँ पर कांग्रेस का एक दबदबा चलता था, लेकिन अब हरियाणा में जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां कांग्रेस के लिए बनती जा रही हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर कर रही है। देखिए, कांग्रेस कब मजबूत होती है? जब कांग्रेस सत्ता में होती है जी। अब कांग्रेस सत्ता में नहीं है, ना केंद्र में नहीं है, तो इसलिए हरियाणा में तो उसका संगठन कमजोर है ही है। तो वो अब कोई क्रॉस वोटिंग के बल पर भी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि उसके तो जो 37 है वो वोट भी पूरे नहीं मिल पाएंगे। तो कांग्रेस अपना सांकेतिक रूप से भी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, क्योंकि उससे लगता है क्योंकि जो कांग्रेस की एकता है वो भी तार-तार हो जाएगी, तो कांग्रेस इस तरह जोखिम लेगी नहीं। और देखिए, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं अभी तक अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। केंद्र के स्तर पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अलग बनी है, प्रदेश कांग्रेस ने अलग से करण दलाल की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। तो उस कमेटी का कोई भी जो लब्बा लुभाव है वो ईवीएम पर ही दोष दे रहे हैं, वो अपने निष्कर्ष नहीं निकाल रहे। कांग्रेस अपनी खामियां नहीं ढूंढ रही। अब जो है जनवरी के अंदर जो है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो नगर निगम और नगर पालिकाओं को चुनाव कराने के लिए उत्सुक है, तो उसके लिए भी कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है। बल्कि कांग्रेस ने अपनी हार से कोई सबक नहीं सीखा, और जब कांग्रेस ने अभी विपक्ष का नेता तय करना है उसमें भी इतना लंबा समय ले लिया, तो कांग्रेस अपने आप को अपना विश्लेषण करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, नए लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। तो कांग्रेस अपने जो नए लोग हैं उसको कैसे आकर्षित करेगी, अपने कार्यकर्ताओं का आधार कैसे बनाएगी, अपने समर्थक जो है उनकी संख्या कैसे बढ़ाएगी, कांग्रेस के पास ऐसी कोई कार्य योजना भी नहीं है।
बिल्कुल कोई अभी तक कांग्रेस की योजना सामने नहीं आई है देवेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से देखिए जो स्थिति बन रही है कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं आगे परिस्थितियां कठिनाई वाली नजर आ रही है, क्योंकि अभी तो विधानसभा चुनाव भी निपट चुके हैं, लोकसभा चुनाव भी निपट चुके हैं, आगे अगले 5 साल तक कोई चुनाव भी नहीं है। और जिस तरह से देखें कि अब अगर राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, उनके पास पूरी तरह से संख्या बल भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्थिति कांग्रेस के लिए विकट होती जा रही है। लेकिन अगर हम बात बीजेपी की करें तो अब डॉक्टर बनवारी लाल की तरफ से भी उनका नाम भी सामने आ गया, तो कितनी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनका नाम राज्यसभा तक भेजा जा सकता है, कितनी संभावनाएं? देखिए जया, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस ने मुकाबला करना था बीजेपी से, विधानसभा चुनाव में हो गया। अब कांग्रेस को अपनी अंदरूनी संकट से पार पाना है, अंदरूनी संकट से निपटना है। संगठन कैसे घोषित होगा, उनमें जोश कैसे भरा जाए। संगठन अगर घोषित होता है तो जो इनके खेमेबाजी है, जो बड़े नेता हैं, सबको एक साथ संतुष्ट रखना पड़ेगा, उसमें नई जान फूकनी पड़ेगी। अभी तो कांग्रेस अपने ही अंदरूनी संकट से जूझ रही है, बीजेपी से तो मुकाबले का सवाल ही नहीं। जहां तक बनवारी लाल का है, बनवारी लाल को मेरे को लगता है उनका कुछ घंटे पहले ही आज ही नाम आया अचानक, उनका गिनवाया भी जा रहा है कि वो 2 केंद्रीय मंत्रियों मनोहर लाल और राव इंद्रजीत एक खासम खास है। राव इंद्रजीत ने उनको आगे बढ़ाया था, वो डॉक्टर हैं, एमबीबीएस है, वैसे बावल रिजर्व सीट से आते हैं, दोनों बार जीते, मंत्री बने, लेकिन तीसरी बार जब उनका टिकट अचानक काटा गया, ये चीज अखरी भी थी। हो सकता है राव इंद्रजीत की कुछ अपनी रणनीति अलग से रही हो, क्योंकि दक्षिण हरियाणा के बड़े नेता, हीरवाल क्षेत्र में पूरा दबदबा है, सबसे बड़ा कद उन्हीं का है, तो हो सकता है कि वो इनको जैसे टिकट नहीं मिली थी, जिस तरीके से मोहनलाल बड़ोली को न मिली, जिस तरीके से संजय भाटिया ने अपनी करनाल लोकसभा सीट मनोहर लाल के लिए छोड़ दी, तो इस तरीके से हो सकता है। देखिए सैक्रिफाइस उन्होंने भी किया, लेकिन अहीरवाल को मजबूत रखना बीजेपी के लिए जरूरी है। और राव इंद्रजीत सबसे बड़े नेता है, उनकी मानना हो सकता है कि वो ये सब कर रहे हो, उनकी मदद भी करें इस मामले में। तो डॉक्टर बनवारी लाल शरीफ किस्म के व्यक्ति हैं, 2 बार उनका कार्यकाल है, हमने देखा है, बहुत छवि अच्छी है, अच्छा बोलते हैं, फालतू नहीं बोलते, विवादों से दूर रहे हैं। तो चूंकि अहीरवाल से आते हैं और फिर 2 केंद्रीय मंत्रियों के खास है और अचानक उनका नाम सामने आया है, तो मेरे को लगता है कंसिडरेशन में तो वो भी रहेंगे और हो सकता है उन्हीं के नाम पर मोहर लग जाए। इंतजार करना होगा। बिल्कुल इंतजार तो करना होगा, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि 99.99% हम समझ सकते हैं कि बीजेपी निर्विरोध ही अपना उम्मीदवार घोषित कर देगी। बहरहाल महेश, लेकिन जिस तरह से देखें कि एससी कोटे से ही ये सीट रिक्त हुई है, और कितना ये माना जा रहा है कि एससी कोटे का ही कोई उम्मीदवार हो सकता है या फिर अन्य कोटे से भी उठा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी कास्ट को, जाति को देखकर काफी ज्यादा जो रणनीति है वो पूरे चुनाव में जरूर बनाती आई है, तो जाति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए जाति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य की राजनीति की नींव वो रणनीतिक आधार पर इसी तौर तरीके से रखती है। तो ऐसे में यहाँ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के किसी नेता को राज्यसभा तक पहुंचा सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और संभावना इस बात की बढ़ती है कि अगर अनुसूचित जाति के राज्यसभा के सदस्य ने अगर अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो उसके बाद किसी अनुसूचित जाति के नेता को ही वो कुर्सी सौंप दी जाए, इस बात की थोड़ी संभावना जरूर बढ़ती है। लेकिन जैसा कि मैंने जिक्र किया, यहाँ पर किसी को कुछ जानकारी नहीं मिल पाती, और यहाँ अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी की मर्जी की कोई बहुत ज्यादा वरीयता जो है देखने को नहीं मिलती है। नाम वहीं से आना और उसी आधार पर आगे जो है हरियाणा बीजेपी को उन तमाम नामों पर जो भी नाम दिया जाएगा उस पर आगे सहमति दर्ज करवानी होगी, और उसे जीतने में तो कोई किंतु परंतु है नहीं, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि निर्विरोध ही चुना जाना तय है। तो अब मुझे लगता है कि चूंकि निर्विरोध चुना जाना है, कांग्रेस पार्टी किसी तरह के मुकाबले की स्थिति में नहीं है, कोई दूसरा राजनीतिक दल मुकाबला नहीं कर सकता, तो कह सकते हैं कि आखिरी तारीख यानी आखिरी दिन भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपने किसी कैंडिडेट का नाम देगी तो कुछ ही घंटों के भीतर नामांकन दाखिल करवा दिया जाएगा। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी तरह की चुनौती नजर नहीं आ रही। हम सिर्फ संभावनाएं जाहिर कर सकते हैं, संभावनाओं के आधार पर यह बात कही जा रही है कि अनुसूचित जाति के नेता को राज्यसभा तक भेजा जा सकता है, लेकिन संभावनाओं से ज्यादा कुछ नहीं है। जो कुछ तय किया जाना है वो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्जी से तय किया जाना है, वहीं से नाम नीचे आएगा। बहरहाल वहीं से नाम अब सामने आएंगे, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी किसको अपना उम्मीदवार बनाते, किसका नाम राज्यसभा तक भेजा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इस पर अभी सस्पेंस बरकरार
रहा है। बहरहाल आप सभी का पूरी चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि प्रदेश में खाली हुई एक सीट के लिए अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सस्पेंस अभी भी इस पर बरकरार है। 10 दिसंबर तक अभी नामांकन किया जा सकता है। इसके साथ ही 20 को चुनाव होना है और उसी दिन नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन बीजेपी अपना उम्मीदवार किसको बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने साफ तौर से चुनाव से इनकार कर दिया। कहा है भूपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर से कह दिया कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, हम नहीं इस पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। देखना होगा बीजेपी का उम्मीदवार कौन रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए टोटल टीवी। नमस्कार।